हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूँ राज, आपका दोस्त, आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। एक बार और लेकर आया हूँ आप सभी के लिए एक और शानदार वीडियो, जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो इस चैप्टर का जो पार्ट फर्स्ट था हमने वो कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंदर हमने कुछ नेचुरल जो एसिड सोर्स होते हैं उनकी हमने बात करी। एसिड के बारे में हमने उनके गुण धर्मों को जाना कि वो कैसे होते हैं, लाल लिटमस को नीला करते हैं या नीले को लाल करते हैं, क्षार क्या होते हैं उनको हमने समझा। इसके अलावा हमने देखा था कि इसके इस चैप्टर के अंदर कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स की बात करी थी, जैसे हल्दी। तो ये सारा हमने इसके पार्ट फर्स्ट में कंप्लीट कर लिया था, और आज हम पढ़ने वाले हैं इसका पार्ट सेकंड, जिसके अंदर हम ये देखने वाले हैं कि जो एसिड होता है वो मेटल के साथ किस प्रकार रिएक्ट करता है और क्या प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है, और जो बेस होता है वो किस प्रकार की रिएक्शन हमारी मेटल के साथ करता है। तो ये सब हम कंप्लीट आज देखने वाले हैं, और एक लास्ट पार्ट का जो बचेगा, पार्ट चैप्टर थर्ड, पार्ट थर्ड, जिसमें हम पढ़ेंगे कि लवण क्या होते हैं, लवण के बारे में वो पूरा हमारा पार्ट होने वाला है। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए, फटाफट से जुड़ जाइए मेरे साथ और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो अपने फोन से एक बटन ही दबाना है आपको, सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से। और चलिए फटाफट हम आगे बढ़ते हैं। तो हम पढ़ेंगे आज के किस प्रकार जब अम्ल और क्षार धातु के साथ क्रिया करते हैं तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं, ये हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये प्रयोग हमारी एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक परख नली लेते हैं। ये क्या है, हमारे पास एक परख नली है। ठीक है, ये परख नली है, इसके अंदर हमने क्या कर दिया, तनु H2SO4। ठीक है, क्या भरा, तनु H2SO4। ये क्या है, ये एसिड है, एक अम्ल है, ये हमने इसके अंदर भर दिया। और धातु के रूप में हमने क्या करा, धातु के रूप में हमने इसमें जिंक के कुछ टुकड़े डाल दिए। क्या कर दिया, जिंक के कुछ टुकड़े हमने इसके अंदर डाल दिए। तो हमने देखा क्या, हमारी प्रयोग क्या है हमारा, कि जब हम एसिड के साथ क्या करते हैं, एसिड के साथ किसी मेटल की रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है। जब मेटल, हमारा मेटल क्या है, जिंक, ये जब एसिड के साथ क्रिया करेगा तो सबसे पहले बनेगा लवण। क्या बनेगा, एक लवण बनेगा, प्लस बनेगा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, एक हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो याद रखना, जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो वो लवण बनाएगी, लवण बनाएगी, प्लस H2O, सॉरी H2 हाइड्रोजन गैस बनाएगी। अब हमने इस परख नली के अंदर जिंक के टुकड़े डाल दिए, इसके अंदर हमारा तनु H2SO4 है। जब इसको साबुन के विलयन के अंदर हम प्रवाहित करते हैं तो हमने देखा कि लवण जो होता है वो यहाँ तलहटी में बैठ जाता है। ठीक है, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, और हाइड्रोजन गैस ही बाहर निकलती है। तो उसका पता हम कैसे लगाते हैं, जब हम इस साबुन के विलेन के पास में मोमबत्ती लेके जाते हैं। ठीक है, एक कैंडल लेके अगर हम इसके पास जाते हैं तो क्या होता है, फट फट की ध्वनि के साथ ये गैस जलती है। कैसे, फट फट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का दहन होता है। तो हम यहाँ से प्रूव कर सकते हैं कि जो गैस यहाँ बन रही है वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। तो इससे एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि हाइड्रोजन गैस जब जलती है तो वो फट फट की ध्वनि के साथ ही सुनाई देती है। ये प्रूव कर दिया। अब हमने देखना है धातु के साथ अम्ल, लवण बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। ये हमने देखा कि एसिड के साथ जब मेटल की क्रिया होती है तो वो लवण बनाती है और हाइड्रोजन गैस बनाती है। जैसे जिंक के साथ हमने क्या करा, जिंक के साथ हमने तनु H2SO4 लिया तो जिंक सल्फेट बना। क्या बना, जिंक सल्फेट बना। क्या बना हमारा, जिंक सल्फेट बना। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही। इस रिएक्शन में जिंक जो है ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। क्यों, क्योंकि वो अधिक क्रियाशील है, किससे, हाइड्रोजन से। जिंक हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और एक यौगिक बनाता है जिसे लवण कहते हैं। मतलब जब भी अम्लों की क्रिया धातुओं के साथ होगी लवण बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्लियर हो गया। जब भी कोई भी आपसे पूछे कि क्या होता है जब हम किसी मेटल की क्रिया किसी एसिड से किसी अम्ल से करवाते हैं, तो आपको बस इतना ही जवाब देना है कि जब भी किसी मेटल की क्रिया किसी एसिड से किसी अम्ल से होती है तो हाइड्रोजन गैस तो कंफर्म बननी ही बननी है, प्लस साथ में बनेगा क्या, एक लवण बनेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्या देखा हमने, जब अम्ल धातु कार्बोनेट से
धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करता है। तो हमने तीन चीज देखना है, ठीक है। हमको क्या करना है, तीन चीज देखना है। सबसे पहली, जब एसिड हमारा हमारे पास एक क्या है, एसिड है, हमारे पास एक अम्ल दिया गया है। क्या दिया गया है, हमें अम्ल दिया गया है। अब इस अम्ल की क्रिया क्या करना है, इस अम्ल का, इस अम्ल की क्रिया हमें मेटल से करवानी है। एक तो हमें मेटल से करवानी है, ठीक है, धातु से करवानी है, ठीक है। दूसरी हमें करवानी है इसकी धातु कार्बोनेट से। तो तीसरी हम क्रिया करवाएंगे इसकी धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। इन तीन चीजों के साथ हम क्या करेंगे, मेटल की क्रिया करवाएंगे। तो सबसे पहले हमने देखा कि जब हम मेटल से किसी एसिड की क्रिया करवाते हैं, मेटल से किसी एसिड की क्रिया करवाते हैं, मान लो मेटल ले लिया हमने जिंक, और हमने इसकी क्रिया करवा दी H2SO4 से। ये क्या है, हमारे पास एसिड है। जब इनकी क्रिया होती है तो क्या बनेगा, ये जिंक ज्यादा क्रियाशील होता है हाइड्रोजन से, तो ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और क्या बना देगा, जिंक सल्फेट बना देगा, और हाइड्रोजन गैस हमारी बाहर निकल जाएगी। दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या होता है, जब हम धातु कार्बोनेट की क्रिया करवाते हैं, धातु कार्बोनेट ले लिया, मान लो हमने Na2 Na2CO3, ठीक है, धातु कार्बोनेट ले लिया हमने Na2CO3, और जब इसकी क्रिया हम किसी एसिड से करवाते हैं, ठीक है, एसिड से करवाते हैं, मान लो एसिड ले लिया हमने HCl, क्या ले लिया, HCl। तो जब HCl से इसकी क्रिया होगी, हमने ले लिया दो मोलिक्यूल इसके और दो मोलिक्यूल इसके, तो क्या होता है, ये क्या करता है, NaCl अलग बना लेगा, एक लवण बनेगा। हमने देखा था कि सबसे पहले क्या बनेगा, एक लवण बना लिया, NaCl एक लवण बन गया, प्लस बनेगा, क्या बनेगा, प्लस बन गया H2O, प्लस बन गया H2O, प्लस बन जाएगी CO2 गैस, ठीक है। तो क्या याद रखना है आपको, आपको याद रखना है कि जब भी धातु कार्बोनेट से जब कोई अम्ल क्रिया करता है, धातु कार्बोनेट से जब कोई अम्ल क्रिया करता है, तो क्या बनेगा, एक तो बनेगा लवण प्लस पानी, और बनेगी CO2 गैस। क्या बनेगी, CO2 गैस हमें बनती हुई दिखाई देगी। और जब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया होती है, तो क्या लिया हमने, यहाँ ले लिया हमने NaHCO3, ये क्या है हमारे पास, धातु या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो जब इसकी क्रिया होती है, इसकी क्रिया जब होती है अम्ल के साथ, तो क्या बनेगा, इसकी क्रिया जब अम्ल से होती है, HCl से हम जब इसकी क्रिया करवाते हैं, तो क्या बनता है, देखना, NaCl बना लेगा, तो क्या बन गया, NaCl बन गया, प्लस बनेगा हमारे पास H2O, प्लस बन जाए CO2। बैलेंस करके देख लेते हैं, NaCl एक है, Na एक है, Na एक है, Cl एक है, बचा क्या, CO2 बाहर निकल के एक O बच गया और दो H2 बच गए, ठीक है। इक्वेशन भी क्या है हमारी, इक्वेशन भी क्या है, बैलेंस है हमारी, इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से भी जब कोई अम्ल क्रिया करता है, तब भी क्या बनेगा, तब भी हमारे पास यही बनेगा, क्या बनेगा, लवण बनेगा, पानी बनता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें बनती हुई दिखाई देगी। तो तीन चीजें हो गई कि जब धातु की क्रिया हम मेटल से करवाते हैं, तो क्या बनेगा, मेटल से क्रिया करवाते हैं तब एक लवण बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी, सिर्फ धातु से। और धातु कार्बोनेट से जब क्रिया करवाते हैं, तो H2O बनेगा, CO2 बनेगी और लवण बनेगी। और हाइड्रोजन कार्बोनेट से भी जब क्रिया करवाते हैं, तब भी लवण बनेगा, H2 बनेगी और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, ठीक है। तो तीन चीजें, तीन कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो गए हैं इस चैप्टर के अंदर, कि जब हम किसी मेटल की क्रिया एसिड से करवाते हैं, तो हमारे पास लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। दूसरा कि जब धातु कार्बोनेट से बनवाते हैं, तो H2O बनेगा, CO2 बनेगा और लवण बनेगा। और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से भी जब हम क्रिया करवाते हैं, तब भी हमारे पास लवण बनेगा, CO2 बनेगी और H2O
रहेगा। राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये हमने देख लिया कि क्या होता है जब हम सोडियम कार्बोनेट की क्रिया HCl से करवाते हैं तो लवण बना, H2O बना, CO2 गैस बनी। हाइड्रोजन कार्बोनेट से जब क्रिया करवाते हैं NaCl बना, H2O बना और CO2 बनी। अर्थात सभी धातु कार्बोनेट, सभी हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल से क्रिया करके CO2 गैस देते हैं, लवण बनाते हैं और पानी बनाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, हमने देख लिया है। और जब अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया करवाते हैं तो क्या होता है, एक चीज और हम देख लेते हैं कि जब अम्ल और क्षार की क्रिया आपस में होती है तब क्या होता है। ठीक है, क्या होगा, क्या होगा जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे और एक स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे। ठीक है, हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया हमने। क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है हमारे पास, HCl। क्या है ये, HCl। HCl हमारे पास एसिड। ठीक है, और ले लिया हमने NaOH। ये क्या है, ये है हमारे पास बेस। ठीक है, इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, ये भी स्ट्रॉन्ग है और ये भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसमें एक क्या है, एक एसिड है और एक बेस है। तो क्या होगा, जब इनकी क्रिया होगी, जब इनकी क्रिया होगी तो ये जो Cl है ये NaCl के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो बना लेगा NaCl। मतलब हमारे पास एक तो बन गया लवण, ठीक है, एक बन गया लवण, बचा क्या हमारे पास, एक हाइड्रोजन बचा और एक OH बचा, तो ये बना लेगा H2O, ये बन गया पानी। तो जब भी किसी एसिड और किसी बेस, किसी क्षार की जब क्रिया होगी तब बनेगा हमारे पास लवण प्लस पानी। ओके, याद रखना, जब भी आपस में दोनों की क्रिया होगी तो पानी बनता है और लवण बनता है। When an acid combine with a base, it leads to the formation of corresponding salt and water। क्या बना, पानी और नमक हमारे पास बना था। एसिड एंड बेस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को उदासीनीकरण की रिएक्शन, उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि उदासीनीकरण की अभिक्रिया का एक एग्जांपल दीजिए तो आपको क्या करना है, एसिड और बेस को आपस में क्रिया करवा देना है, तो उससे आपको नमक और पानी मिल जाएगा। राइट। नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है जब कोई क्षार किसी धातु से क्रिया करता है। ठीक है, अब क्षार किसी धातु से क्रिया करता है ये भी हम देख लेते हैं कैसे होगी, क्षार और धातु की क्रिया। ठीक है, क्षार की क्रिया, क्षार की क्रिया जब धातु से होती है, जब धातु से होती है। हमने इसके पहले देख लिया था कि जब एक एसिड की क्रिया मेटल से होती है तो क्या होता है, और अब हमको देखना है क्षार। क्षार है हमारे पास, मान लो NaOH, ये एक हमारे पास क्या है, ये एक हमारे पास क्षार है। अब इस क्षार की क्रिया जब हम किसी धातु से करवाते हैं तो क्या होता है, तो सबसे पहली बात तो ये आपको याद रखनी है कि जितनी भी मेटल्स होती हैं, हर एक मेटल क्षार से रिएक्शन नहीं करती है। तो जो कुछ करती हैं उनके कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे एल्यूमिनियम। ठीक है, एक एल्यूमिनियम हो गई और एक हो गई हमारे पास और एक हो गया हमारे पास जिंक। ये दो ऐसी मेटल्स हैं जो कि क्षार के साथ रिएक्शन करती हैं। ठीक है, तो हम मान लो एग्जांपल लेते हैं जिंक का। हमने ले लिया जिंक, क्या ले लिया, हमने ले लिया जिंक। ठीक है, जिंक की क्रिया जब हम किसी क्षार से करवाते हैं, ठीक है, हमने इसकी क्रिया करवा दी 2NaOH। ठीक है, जब रिएक्शन होती है, जब रिएक्शन होती है तो क्या होगा, जब रिएक्शन होती है इनके मध्य तो ये जिंक जो है ये क्या करता है, इसके साथ जुड़ जाता है, तब क्या बनेगा, Na2ZnO। क्या बना, ZnO। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया हम जिंक से करवाते हैं तो क्या बनता है,
ये हमारे पास एक प्रोडक्ट हमें प्राप्त हुआ, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे हम इसको, इसको बोलेंगे हम सोडियम जिंकेट। क्या प्राप्त हुआ हमारे पास, हमें मिला सोडियम जिंकेट, और बचा क्या, दो हाइड्रोजन हमें बच रहे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, दो हाइड्रोजन हमें दिखाई दे रहे हैं, ये हाइड्रोजन गैस भी बाहर निकल। ठीक है, तो इस रिएक्शन से हमें ये समझ में आया, इस रिएक्शन से हमें ये समझ में आया कि जब भी हम किसी क्षार की क्रिया, किसी क्षार की क्रिया किससे करवाएंगे, मेटल से। किससे करवाएंगे, मेटल से। जब भी किसी क्षार की क्रिया मेटल से होगी तो क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट बना, मतलब एक तो लवण बनेगा। ठीक है, प्लस क्या बना, प्लस बनी हमारे पास एक हाइड्रोजन गैस। क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस हमें दिखाई देगी। याद रहेगा, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, जब अम्ल से क्रिया होती है तब भी यही बनता है, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, और जब क्षार से क्रिया होगी तब भी हाइड्रोजन गैस और लवण बना। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि जब NaOH की क्रिया जिंक से करवाते हैं तो जिंक सोडियम जिंकेट बनता है। इस रिएक्शन में क्षार जो होता है वो एल्कलाइन होता है, पानी में घुलनशील होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पानी में घुलनशील क्षार हमारा होना चाहिए। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्या होगा जब हम अम्ल और क्षार को जलीय विलयन में मिलाते हैं। अब हमको जलीय विलयन के अंदर किसको मिलाना है, अम्ल को भी मिलाना है और क्षार को भी जलीय विलयन के अंदर मिलाना है। ठीक है, अब दो चीजें हमारे पास, दो चीजें हमारे पास क्या, एक तो है हमारे पास अम्ल, क्या है, एक तो है हमारे पास एसिड। ठीक है, दूसरा है हमारे पास क्षार। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जलीय विलयन के अंदर मिलाना है। मान लो ये ले लिया हमने जलीय विलयन H2O, यहाँ भी ले लिया हमने जलीय विलयन H2O, ये हमारे पास पानी है। जब हम एसिड की क्रिया पानी से करवाते हैं तो क्या होता है, ये क्या है हमारे पास, अम्ल, ये है पानी, यहाँ क्या है क्षार, तो ये पानी। ठीक है, तो जब हम अम्ल की क्रिया पानी से करवाएंगे तो क्या होगा, H3O प्लस आयन बनेगा, मतलब एक तो हाइड्रोजन आयन अलग निकल गया, प्लस Cl माइनस आयन अलग हो गया। ठीक है, सेम इसमें क्या होगा, Na जो है वो क्या होगा, जुड़ जाएगा हमारा OH से, Na, ठीक है, Na क्या करेगा, प्लस आयन में टूट जाएगा और बनेगा OH माइनस आयन, और पानी बाहर निकल जाता है। ठीक है, पानी हमारा बाहर निकल जाता है, तो क्या होगा, एक तो बना हमारे पास हाइड्रोनियम आयन, क्या बना, एक तो बन गया हमारे पास हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, और बना एक क्लोराइड आयन। ठीक है, यहाँ पे बना हमारे पास सोडियम आयन, और एक बना हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, हुआ क्या, जब भी अम्ल क्रिया करता है पानी से तब ये हमेशा प्लस आयन देता है, हाइड्रोजन आयन, और जब क्षार क्रिया करता है तो ये हमेशा OH माइनस आयन देता है। राइट, ये हमने इसके अंदर देख लिया कि जब भी अम्ल और क्षार का जलीय विलयन बनता है तो HCl जब H2O से क्रिया करता है तो H3 प्लस आयन देता है और हाइड्रोनियम आयन देता है, और Cl अलग निकल जाता है, और जल से पृथक अलग नहीं रह सकता, इसलिए क्रिया करके जल के साथ रहता है। एसिड रिलीज करता है हाइड्रोजन आयन ओनली, इसमें एक्वस सॉल्यूशन में, पानी के विलयन के अंदर है। बेस जो होता है वो हाइड्रोजन आयन देता है। क्षार जल में OH हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। बेसेस दैट आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्किल। क्या होते हैं, ये एल्किलाइज होते हैं। सभी अम्ल हाइड्रोजन आयन व बेस हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। प्योर वाटर के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि उसका पीएच होता है 7, जो कि होता है उदासीन, और जब
किसी विलयन का पीएच 7 होता है तो वो सॉल्यूशन जो होता है वो न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन होता है, जिसके अंदर किसी भी प्रकार के आयन प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का भी फ्लो उसके अंदर नहीं होता है। राइट, यहां तक हमें समझ में आ जाएगा। अब डाइल्यूशन रूल्स क्या होते हैं? वार्निंग नोट है, जब भी एसिड को डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेट करना होता है तो एसिड में पानी नहीं मिलाते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। जब भी हम किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो एसिड के अंदर हमें पानी नहीं मिलाना है। तो सर करना क्या है? करना बस इतना है कि पानी लेना है और उसमें ड्रॉप ड्रॉप करके हमें एसिड की कुछ बूंदे डालनी है, क्योंकि एसिड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है और अगर आपने पानी में ज्यादा अचानक से एसिड डाल दिया या एसिड के अंदर आपने पानी डाल दिया तो वो ब्लास्ट कर जाएगा और आपको हार्म हो सकता है, आपका नुकसान हो सकता है। इसलिए आपको याद रखना है कि जब भी आप किसी प्रकार का कॉन्सेंट्रेशन या डाइल्यूशन करें तो आपको करना क्या है? आपको लेना है पानी। क्या करना है? आपको लेना है पानी और पानी के अंदर ड्रॉप ड्रॉप करके आपको पानी की बूंदे उसमें डालना है। राइट, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, यहां तक हमने देख लिया था। अब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के हम ऊपर चर्चा करेंगे। द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड बेस रेफर्स टू हाउ मच इट आयंस इन वाटर प्रोड्यूस H प्लस आयन एसिड और OH माइनस आयन बेसिस। हमने देखा था कि पानी के अंदर जब हम एसिड और बेस को मिलाते हैं तो वो कितने हाइड्रोजन आयन उसमें देते हैं और कितने OH माइनस आयन उसके अंदर देते हैं, उसके बेसिस पर ही हम उसके कॉन्सेंट्रेशन पर बात करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? कंप्लीटली जो उसके अंदर घुल जाए, कंप्लीटली जब उसके अंदर वो घुल जाते हैं एक्वा सॉल्यूशन के अंदर और हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन देते हैं। ठीक है, वो होते हैं हमारे एसिड और जो OH माइनस आयन देते हैं वो होते हैं हमारे बेसिस। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड की कुछ बात करेंगे तो हमने देखा था कि स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पास है एक HCl, एक होता है सल्फ्यूरिक एसिड और एक होता है नाइट्रिक एसिड। HCl H2SO4 और HNO3 ये होता है हमारा नाइट्रिक एसिड। और स्ट्रॉन्ग बेस होता है NaOH और KOH। एक बार हम देख लेते हैं, क्या देखना है हमको? स्ट्रॉन्ग एसिड हम दो एक टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हम एक टेबल बनाएंगे। इस टेबल के अंदर, ठीक है, एक टेबल हम बनाते हैं, सीधी लाइन खींचेंगे सबसे पहले। ठीक है, ये सीधी लाइन हमने खींच दी, फिर हम एक तरफ लिख देंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, एक तरफ हमने लिख दिया स्ट्रॉन्ग एसिड और एक तरफ हम लिख देंगे स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, एक तरफ हमने लिख दिया स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरी तरफ हमने लिख दिया स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पास कौन कौन से है? ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है हमारे पास सबसे पहला है हमारे पास HCl। दूसरा जो एसिड है हमारे पास स्ट्रॉन्ग, वो है हमारे पास H2SO सल्फ्यूरिक एसिड। और तीसरा जो स्ट्रॉन्ग एसिड है हमारे पास वो है HNO3। ठीक है, क्या बोलते हैं सर इसको? तो ये तो है हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा है जो हमारे पास है, ये है हमारे पास सर सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। तीसरा जो है हमारे पास वो है नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड हो गए। स्ट्रॉन्ग बेस की बात करेंगे सर, स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस है हमारे पास, सबसे पहला जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो है NaOH। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, दूसरा जो है हमारे पास, दूसरा स्ट्रॉन्ग बेस है KOH। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलते हैं पोटेशियम। क्या बोलेंगे? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रो
ठीक है, याद रहेगा टेबल में। स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, ये सबसे प्रबल है। उसके बाद आता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ये HNO3। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हमारे पास हो गए हैं। अब देखना वीक एसिड और वीक बेस की बात करेंगे, तो पार्शियली जो पानी में पूरी तरह से नहीं घुलते हैं वो होते हैं हमारे क्या, वो होते हैं हमारे दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार, जो पानी के अंदर पूरी तरीके से घुलते नहीं है, पूरी तरीके से घुलनशील नहीं होते। तो देखना इसके अंदर होता है वीक एसिड, वीक एसिड में होगा हमारा CH3COOH, और होता है H2CO3 कार्बोनिक अम्ल, और इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल। दूसरा होता है वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये होता है हमारे पास वीक बेस। तो यहां तक आपको समझ में आई होप आ गया होगा। आगे हम देखते हैं, एक टेबल हमने पढ़ी थी पीएच स्केल की, जिसके अंदर जीरो से लगाकर 14 तक अंक होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पीएच स्केल। बीच में 7 होता है, जो क्या करता है, न्यूट्रलाइजेशन को शो करता है। न्यूट्रल जो होता है, जिसका उदासीन होता है उसको शो करता है। जिसका पीएच 7 होता है वो उदासीन होता है। और इसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल है हमारे पास पानी। क्या है, पानी। पानी का पीएच कितना होता है, पानी का पीएच होता है 7, इसलिए ये उदासीन होता है और सभी के साथ इजीली घुल जाता है। जो सबसे एसिडिक होता है उसका पीएच 1 होता है या 0 होता है, और जो सबसे ज्यादा क्षारीय होता है उसका पीएच 14 होता है या 13 होता है। ओके, इंपोर्टेंट ऑफ पीएच एवरीडे इन लाइफ। हमारी दैनिक जीवन की लाइफ के अंदर हम जो पीएच देखते हैं वो कैसे होते हैं, तो सबसे पहले हम डाइजेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो डाइजेशन हम जब करते थे हमने देखा था कि हमारा अंदर अमाशय होता है, और अमाशय के अंदर एक एसिड पाया जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl। और ये HCl काम क्या करता है, तो ये HCl काम करता है हमारे भोजन के साथ अगर छोटे मोटे कंकड़ पत्थर चले जाते हैं उन्हें डाइल्यूट करने में। दूसरा, अगर वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है तो कुछ हड्डी के टुकड़े अगर चले जाते हैं तो उन्हें गलाने में हेल्प करता है। तो ये क्या करता है, हमारे डाइजेशन में मदद करता है, क्योंकि पीएच होता है हमारा इसका 1 से 3 के मध्य, विच हेल्प्स इन एक्टिवेट द एंजाइम। पेप्सिन को एक्टिवेट करता है, डाइजेस्ट प्रोटीन करता है, और क्या करता है, एसिडिटी में हेल्प करता है। देना प्रेफर एंटाइसिड, और क्या बनाता है, एक एंटाइसिड बनाता है। दूसरा है टूथ डिके प्रिवेंशन। हमारे दांत के जो इनेमल होते हैं उसको भी प्रिवेंट करता है। क्यों, बैक्टीरिया इन माउथ फीड ऑन शुगर। जब हम शक्कर खाते हैं, जब हम शुगर खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक है, विच द लोअर पीएच, इसका पीएच कितना होता है, कम होता है। ये क्या करता है, हमारी जो इनेमल होता है हमारे दांत के ऊपर एक परत पाई जाती है। इस परत को धीरे धीरे ये क्या करता है, खत्म करने लग जाता है। तो उसको बचाने के लिए ये न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड, टू प्रोटेक्ट टीथ, दांत को बचाने के लिए। दूसरा होता है सोइल। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि जो मिट्टी होती है, मिट्टी का पीएच कितना होता है, तो मिट्टी का पीएच होता है 6.5 से 7.5। कितना होता है, 6.5 से 7.5। आपको याद रखना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि फसलों के लिए आवश्यक होता है। इसी पीएच के ऊपर जो फसलें होती हैं, इसी पीएच के ऊपर जो फसलें होती हैं वो क्या करती है, फर्टिलाइज करती है, फर्टिलाइज करती है। ठीक है, दूसरा होता है ब्लड। ये भी आपसे पूछा जाता है, ब्लड का पीएच कितना होता है, तो सर ब्लड का पीएच होता है 7.35 से 7.45 के मध्य। ये भी होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है। फसल की बात करें, सोइल की बात करें तो 6.5 से 6.5 से 7.5, और ब्लड की बात करें तो 7.5 से 7.8। ठीक, ताकि एंजाइम डिस्टर्ब ना हो। राइट, नेक्स्ट हमको देखना है क्या, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर किस प्रकार ये काम करता है, तो प्लांट्स के अंदर पीएच 7 के आसपास होना चाहिए। ज्यादा अम्लता और ज्यादा क्षारीय भी अगर हुआ तो पौधों की खनिज जो पदार्थ होते हैं वो नाइट्रोजन का अवशोषण नहीं कर पाते हैं, जिससे प्लांट्स का प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं हो पाता है। राइट, तो याद रखना 7 के आसपास ही इसका पीएच होना चाहिए।
एक होते हैं हनी बी रेमेडी, देखी होगी आपने। जब हनी बी आपको काटती है तो बहुत तेज का आपको दर्द होता है। ओके, कभी वो काटा होगा किसी ने, कभी ना कभी किसी को काटा होगा, तो बहुत तेज का दर्द होता है और वहां पर स्वेलिंग आ जाती है। क्यों? क्योंकि डंक में होता है एसिड। क्या देखा था हमने, अभी सुबह पढ़ा था, मेथेनोइक एसिड। क्या होगा? मेथेनोइक एसिड इसके अंदर होता है। ठीक है, जो काटने पर जलन करता है, और उस पर अगर आप बेकिंग सोडा लगाते हैं, बेकिंग सोडा नेचर में कैसा होता है? ये होता है बेसिक। कैसा होगा? ये क्षारीय होगा। तो ये जलन बंद कर देता है, क्योंकि एसिड और बेस को हमने जब क्रिया करवाई थी, तो ये क्या करता था, रिएक्शन को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, तो दर्द आपको कम होता है। दूसरा होता है एसिड रेन। एसिड रेन आपने देखी होगी, सुना होगा। caused by SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद द वाटर ऑफ फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। क्या करते हैं, ये पानी के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, जो कि मिट्टी, पशु पक्षी, हमारे लिए, सोइल के लिए, सभी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है, क्योंकि ये क्या कर देती है, इनके रूटीन को बिगाड़ देती है। एसिड के अंदर बहुत ज्यादा एसिड होता है, तो पशु पक्षियों के ऊपर जब वो गिरता है तो वो मर जाते हैं, पेड़ पौधों का नुकसान होता है। और पानी के अंदर जब मिल जाते हैं तो पशु पक्षी उस पानी को पीते हैं, तो उनको नुकसान होता है। तो ये रेसिडेंट बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। ठीक है, लास्ट टॉपिक हमारा जो बचेगा वो है साल्ट। तो साल्ट के बाद हम अगले चैप्टर के अगले टॉपिक के अंदर, अगला पार्ट जो हमारा पार्ट थर्ड आएगा, उसके अंदर पूरे साल्ट को हम कवर करने वाले हैं। इसके बाद ही हमारा चैप्टर जो होगा वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए फटाफट से, और जितना भी हमने पढ़ा है वो सब आपको एक्यूरेट याद करना है। आपको याद रखना है कि मिट्टी का पीएच कितना होता है, ब्लड का पीएच कितना होता है, एसिड की क्रिया जब मेटल से होती है तो क्या होती है, एसिड की क्रिया जब साल्ट से होती है तो क्या होती है, जब एसिड और बेस की क्रिया हम आपस में करवाते हैं तब क्या होता है। ये सारी रिएक्शन आपको उंगलियों पे याद होनी चाहिए, ताकि एग्जाम में आपका कोई भी कॉन्सेप्ट ना छूटे, सारा आपको उंगलियों पे याद होना चाहिए। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।